ये अगला पार्ट है हमारे करंट अफेयर, जुलाई मंथ वाले करंट अफेयर का। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कर लिया है डीआरडीओ ने चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। यह परीक्षण 5000 किलोमीटर रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव करने की देश की स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करता है। ठीक है जी, 5000 किलोमीटर रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों से भारत को बचाएगा कौन सा? डीआरडीओ का चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का। ठीक है। उन्नत फ्रिगेट त्रिपुट जल का जलावतरण कर दिया गया गोवा में त्रिपुट जो है इसका जलावतरण कर दिया गया है। त्रिपुट श्रेणी की फ्रिगेट के रूप से प्राप्त तेग और तलवार श्रेणी के जहाज़ों का अनुसरण करते हैं। यह किसी भारतीय शिपयार्ड द्वारा फ्रिगेट का पहला स्वदेशी निर्माण है। तो सबसे पहली स्वदेशी जो फ्रिगेट है उसका नाम क्या है? त्रिपुट। उसका जलावतरण कर दिया कहाँ पर? गोवा में। चंद्रमा की मिट्टी में जल के अणु मिले ही है, पहले से ही सबको पता है। इसमें क्या हुआ है भाई, आगे देखते हैं। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज ने कहा कि चांग-ई 5 मिशन द्वारा लाए गए चंद्रमा की मिट्टी के नमूनों का अध्ययन कर रहे चीनी वैज्ञानिकों को चंद्रमा की मिट्टी में जल के अणु मिल गए हैं। आणविक जल युक्त इस खनिज को अलग किया गया और इसकी पहचान प्लेट नुमा पारदर्शी क्रिस्टल के रूप में की गई। इसका नाम अज्ञात चंद्र खनिज ULM-1 रखा गया है। ठीक है। तो चांग-ई 5 जो था वो चंद्रमा का मिशन था, जो कि सैंपल लेके आया था लूनर मिशन में, और उसने पानी के कण दिखा दिए हैं। फरीदाबाद में प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने फरीदाबाद में ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन CEPI के तहत एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी इसका उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी का? फरीदाबाद में। प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? फरीदाबाद में। विश्व के दोहरे टावर वाला सौर तापीय विद्युत संयंत्र चीन ने विश्व के पहले दोहरे टावर वाले सौर तापीय संयंत्र डुअल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट का नामकरण किया है। किसने? चीन ने। ठीक है। तो डुअल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? चीन में। आगे है इसी में पारंपरिक थर्मल पावर प्लांट के विपरीत इस डिजाइन में पिघले हुए नमक को थर्मल बैटरी के रूप में संग्रहित किया जाता है। पिघले हुए नमक को यूज करते हैं इस वाले में। देश का स्वदेशी हल्का टैंक जोरावर। ठीक है जी, स्वदेशी हल्का टैंक का नाम क्या है? जोरावर है। जोरावर। स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का गुजरात के हजीरा में अनावरण किया गया। कहाँ पे अनावरण किया गया? गुजरात में किया गया। वहीं पे टैंक की ज़्यादा ज़रूरत है। DRDO ने LNT के साथ मिलकर इसे विकसित किया है जोरावर को। अधिक ऊंचाई वाले अभियानों के लिए भी इसे डिजाइन किया गया है। चीनी सैन्य बलों के साथ गलवान घाटी गतिरोध के दौरान अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में ऐसे हल्के टैंक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। इसका नाम क्या है? जोरावर। इसके अलावा यह चीन द्वारा लद्दाख में भारतीय सेना के ठिकानों के खिलाफ तैनात किए गए चाइनीज टाइप 15 लाइट टैंकों के प्रत्युत्तर के रूप में भारतीय सेना की क्षमता में वृद्धि करेगा। ठीक है जी। आदित्य L1 ने अपनी पहली हेलो कक्षा पूरी कर ली है। जापान ने डाइची-4 उपग्रह लॉन्च कर दिया है। और मांड्या में 1600 टन लिथियम की पहचान हो गई है। और WHO ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में डेव इस पेश किया है। तो ये सारी खबरें हो रहा है, जो कुछ खास नहीं है। आगे चलते हैं। एनवायरनमेंट पढ़ते हैं। एनवायरनमेंट का क्या है? बनेरघट्टा जैविक उद्यान में देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी बनी है। कर्नाटक के बनेरघट्टा में दक्षिण भारत की पहली और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया। तो दक्षिण भारत की पहली तेंदुआ सफारी कहाँ पे बनी है? बनेरघट्टा, कर्नाटक में। बनेरघट्टा अगर पूछा जाए कहाँ पर है तो कर्नाटक में। बनेरघट्टा कहाँ पर है? तो कर्नाटक में। बनेरघट्टा है कर्नाटक में। और यहाँ पर साउथ इंडिया की पहली तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया है। सफारी तीसरी तेंदुआ सफारी है भारत की।
भारत की तीसरी तेंदुआ सफारी है बनेरघट्टा कर्नाटक में। और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ पर है? बनेरघट्टा कर्नाटक में। फाना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल कोलकाता में इसका शुभारंभ किया गया। फाना इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल का इस कदम के साथ भारत विश्व का पहला देश बन गया है जिसने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार की है, जिसमें 1 लाख कुछ प्रजातियां शामिल हैं। इस प्रकार भारत ने जैव विविधता दस्तावेजीकरण में स्वयं को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित कर लिया है। फाना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट के रूप में कोलकाता में इसका इन्होंने शुभारंभ किया। मणिपुर में हल्दी की नई प्रजाति करकुमा काकचिंगेस और पश्चिम बंगाल में फूल वाला पौधा एसिस्टासिया वेनुई, ठीक है, इनको 2023 में खोजा गया था। मणिपुर में एक हल्दी पाई जाती है, मणिपुर में हल्दी पाई जाती है, करकुमा काकचिंगेस और पश्चिम बंगाल में एक फूल का पौधा पाया जाता है जिसका नाम है एसिस्टासिया वेनुई। अगला है BBNJ समझौते पर हस्ताक्षर को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता BBNJ, इसके ये समझौता कर लिया गया है भाई, इस पर साइन वाइन कर दिया गया। अगला है नए पौधे की प्रजाति फ्लोगाथेंगस सुधांशु सेकरी है। फ्लोगाकैंथस सुधांशु सेकरी, इसकी नई प्रजाति एक नए पौधे की प्रजाति मिली है। हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने फ्लोगाकैंथस सुधांशु सेकरी नामक पौधे की प्रजाति की खोज की है। ये अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर वन्यजीव अभयारण्य से खोजा गया है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर से ये खोजा गया है सुधांशु सेकरी वाला। सुधांशु सेकरी इसका नाम है, नया पौधा है, ये कहाँ मिला है? अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर। अगली खबर, नीति गियर शिफ्ट चैलेंज का शुभारंभ। नीति गियर शिफ्ट चैलेंज का शुभारंभ कर लिया गया है। इस अग्रणी हैकाथॉन का लक्ष्य भारत में शून्य उत्सर्जन ट्रकों को अपनाने के लिए अभिनव व्यवसाय मॉडल को बढ़ावा देना है। इससे देश की गंभीर आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने में मदद मिलेगी। नीति गियर शिफ्ट चैलेंज है, किस चीज़ के लिए है? ये शून्य उत्सर्जन ट्रकों के लिए। नीति गियर शिफ्ट चैलेंज है ट्रकों के लिए। आगे, प्लास्टिक रिसाइकलिंग एवं स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया, भारत मंडपम में। प्लास्टिक रिसाइकलिंग स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, भारत मंडपम में। केरल में मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने हेतु मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी गई है। कहाँ पर? केरल में। वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए मास्टर प्लान बना लिया केरल ने। इस पहल में वास्तव समय में अपडेट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अलर्ट सिस्टम, थर्मल सेंसर से लैस ड्रोन, जंगल के किनारों पर निगरानी बढ़ाने के लिए कैमरा ट्रैप्स को लगाना शामिल है। वन्य जीवों की को सुरक्षित दूरी से देखने, संघर्ष को रोकने के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट, हाई मास्ट लाइट भी लगाई जाएंगी। विशेषज्ञों के परामर्श के बाद वायनाड में 2.6 किलोमीटर क्षेत्र सहित 6.6 किलोमीटर की वन सीमाओं पर मधुमक्खी के छत्ते की बाड़ लगाई जाएगी। ठीक है, ये सब कहाँ पे हो रहा है? केरल में हो रहा है। फिलीपींस हानि एवं क्षति कोष के बोर्ड की मेजबानी करेगा। ठीक है, हानि और क्षति कोष होता है, इसकी जो मेजबानी कौन करेगा? अब की बार फिलीपींस करेगा। संयुक्त राष्ट्र वार्ता के तहत बनाए गए हानि एवं क्षति कोष के बोर्ड की मेजबानी के लिए फिलीपींस को चुना गया है। इस कोष की स्थापना 2022 में मिस्र के शर्म अल शेख में COP27 में की गई थी। यह एक वैश्विक वित्तीय पैकेज है जिससे जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों का सामना करने वाले देशों के बचाव पुनर्वास का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ओके, समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया, बहुत आसान था। रिपोर्ट और सूचकांक। चलिए रिपोर्ट और सूचकांक देखते हैं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक, इसमें भारत का स्थान आ गया है 82। सेनेगल और तजाकिस्तान भी है इसमें, तो ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई 82वें स्थान पर भारत का आ गया, लेकिन इसमें भारत के साथ कौन कौन से देश और हैं? ठीक है, तो भारत, सेनेगल, तजिकिस्तान है। भारत, सेनेगल और तजिकिस्तान जो है वो हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट में तीनों का 82वां स्थान है। 58 देशों तक वीज़ा मुक्त पहुँच है। भारत कितने देशों तक वीज़ा मुक्त जा सकता है? 58 देशों तक। जनवरी 2024 में जारी किए गए सूचकांक में भारत का 80वां स्थान था।
और गिर गया, लो डूब के मर जा, 82वां स्थान हो गया। ठीक है, पहले 80वां स्थान था, वो हो गया 82 स्थान। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 82 है। कितने देशों में जा सकते हैं? 58 देशों में जा सकते हैं। सिंगापुर कहाँ पे है? नंबर 1 पर है। अफगानिस्तान लास्ट में है। ठीक है जी। तो नंबर 1 पे कौन है? सिंगापुर है। नंबर 1 पे सिंगापुर। भारत 82 स्थान पर हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट में। और कितने देशों में जा सकते हैं? 58 देशों में जा सकते हैं। विश्व के वनों की स्थिति रिपोर्ट 2024 फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व के वनों की स्थिति नामक 2024 नामक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बात के साक्ष्य मौजूद हैं कि जलवायु परिवर्तन वनों को वनाग्नि और कीटों जैसे तनाव के प्रति अधिक संवेदनशील बना रहा है। जलवायु परिवर्तन से वनों में वनाग्नि और कीटों में तनाव आदि हो रहे हैं। ठीक है, वनाग्नि की तीव्रता और आवृत्ति बढ़ रही है जलवायु परिवर्तन की वजह से। रिपोर्ट के अनुसार 2020 में वैश्विक वन क्षेत्रफल 31% था। तो दुनिया में वन क्षेत्रफल कितना है? 31% है। वर्ल्ड में वन का क्षेत्रफल कितना है? 31% है। शीर्ष 5 देश कौन से हैं जिनमें वन है? वो है रूसी संघ, ब्राज़ील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। इनमें सबसे ज़्यादा वन है। इनमें वन क्षेत्रफल जो है 54% है। वैश्विक वन क्षेत्रफल का 54% इन्हीं देशों में है। कौन कौन से देशों में है? रूसी संघ, ब्राज़ील, कनाडा, यूएसए और चीन। रूस, ब्राज़ील, कनाडा, यूएसए, चीन। रूस, ब्राज़ील, कनाडा, यूएसए, चीन में 54% जो है जंगल है पूरे वर्ल्ड का। और भारत के लिए ई मोबिलिटी अनुसंधान एवं विकास रोड मैप बनाया जा रहा है। वे बना लो। ई मोबिलिटी अनुसंधान और विकास रोड मैप खूब बनाओ, बार बार बनाओ। हम क्या करें? हम ये भी याद करें। आगे क्या है? SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 रिपोर्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे इंडिया की जो इंडेक्स है उसमें उसकी रिपोर्ट में देखते हैं क्या है। उत्तराखंड और केरल शीर्ष स्थान पर। तो केरल तो शीर्ष में होता ही है SDG में। अब यार उत्तराखंड भी इसके साथ में शीर्ष पे पहुंच गया है। सोच लो, डूब के मर जाना चाहिए यूपी वालों को। उत्तराखंड और केरल शीर्ष स्थान पर है। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। और गोवा जो है वो तीसरे स्थान पर है। तो सबसे बढ़िया जगह कहाँ पर है? उत्तराखंड, केरल है शीर्ष पे, तमिलनाडु दूसरे पे और गोवा थर्ड पे। बिहार, झारखंड, नागालैंड सबसे खराब है। बिहार, झारखंड और नागालैंड सबसे खराब है SDG में। और उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? इनका उत्तर प्रदेश का स्कोर थोड़ा अच्छा हो गया है, 67 हो गया है और फ्रंट रनर की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। फ्रंट में भाग रहे हैं यूपी वाले। 67 है इनका स्कोर SDG में। SDG में भारत यूपी का स्कोर है 67। केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर कौन सा है? चंडीगढ़ है। फिर जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप और दिल्ली, ये सब है। तो चंडीगढ़ नंबर 1 पर है केंद्र शासित प्रदेशों में। आगे क्या है? विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट। विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2062 तक 1.7 अरब तक पहुंचने का अनुमान है, जिसके बाद ये संभवतः 12% घट जाएगी। तो जनसंख्या जो है 2062 तक 1 अरब हो जाए, 1.7 तक पहुंच जाएगी। 1.4 तो चल रही है इंडिया की अभी। अब 2062 तक 1.7 पहुंच जाएगी और उसके बाद घटना शुरू हो जाएगी, 12% घट जाएगी। 2024 में भारत की जनसंख्या 1.45 अरब है। अनुमान है कि विश्व में जनसंख्या 2080 के दशक के मध्य में लगभग 10 बिलियन तक पहुंच जाएगी, जो अभी 8 के आसपास है। 8.2 बिलियन है। ठीक है जी। और वो 10.3 पहुंच जाएगी 2080 में। भारत की जनसंख्या 2062 तक ही बढ़ेगी, 162 तक बढ़ेगी, उसके बाद 62 से कम होना शुरू हो जाएगी। वित्तीय समावेशन सूचकांक 2024। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन सूचकांक FI इंडेक्स जो है, फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला इंडेक्स जो है वो जारी किया है। मार्च में सूचकांक का मूल्य 64.2। तो भारत में 64 लोग हैं 100 में से जो कि वित्तीय समावेशन है, जिनका जो बैंक वगैरह में चलाते हैं उनका है 64.2%। चलिए, ये भी खत्म हो गया। अब हम पहुंच जाते हैं फटाफट योजना और कार्यक्रम पर। चलिए, राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बोलते हैं इसे,
ये पोर्टल, एक पोर्टल बनाया है इन्होंने, जिला खनिज फाउंडेशन पोर्टल है। यह पोर्टल देश भर में जिला खनिज फाउंडेशनों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म है। GRSE त्वरित नवाचार प्रोत्साहन योजना 10 जुलाई 2024 को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कोलकाता में गार्डन रीच शिपयार्ड एवं इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE त्वरित नवाचार प्रोत्साहन योजना GRSE एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम की शुरुआत की है। किसने शुरू की है? संजय सेठ ने शुरू की है। कहाँ पर शुरू की है? कोलकाता में शुरू की है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स वाले की। संपूर्णता अभियान, नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत करी है। संपूर्णता सोचो किससे संबंधित हो सकता है। इसका उद्देश्य 500 आकांक्षी ब्लॉकों और 112 आकांक्षी जिलों में 12 प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र संकेतकों में 100% संतृप्ति प्राप्त करना है। तो ये आकांक्षी जिलों में सामाजिक क्षेत्रों के संकेतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है संपूर्णता अभियान। ये नीति आयोग का है। संपूर्णता अभियान किसने जारी किया है? नीति आयोग ने चालू किया है। उद्देश्य क्या है? 500 आकांक्षी ब्लॉकों, 112 आकांक्षी जिलों और 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्र संकेतों में 100% इन्हें संतृप्ति प्राप्त करनी है। अगला निर्माण पोर्टल। निर्माण पोर्टल के बारे में क्या है भाई? राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए को पुरस्कृत करने की उत्कृष्ट पहल है निर्माण पोर्टल। तो सोचो, आदमी सोचेगा निर्माण पोर्टल होगी कि भाई कुछ निर्माण वगैरह कर रहे हो। ना ना ना, निर्माण का कोई लेना देना नहीं है। इनको सिविल सेवा परीक्षा के लोगों को इनाम देना है। वाह भाई वाह। तो ये कॉर्पोरेट सामाजिक रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड इनको दे रही है सिविल सेवा वालों को इनाम। उसका नाम है निर्माण पोर्टल। निर्माण की फुल फॉर्म है नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवार्डिंग मेंस एस्पिरेंट्स फॉर नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। बताओ, यूपीएससी में जो मेंस देंगे उन सबको 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करी जाएगी। लेकिन ये की जाएगी जिनकी आय 8 लाख से कम है, अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, या महिला या थर्ड जेंडर वाले हैं, उनके लिए। ठीक है जी। तो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने निर्माण पोर्टल बनाया है। निर्माण पोर्टल निर्माण बिल्कुल नहीं करेगा। निर्माण पोर्टल क्या करेगा? सिविल सेवा वालों को 1 लाख रुपया देगा जो मेंस का पेपर दे रहे हो। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल। जो शहरी मामलों के जो आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय है, उसने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल की शुरुआत की है। अब ये रोज़ कहीं ना कहीं से नई नई पहल करते रहते हैं। अब क्या है ये सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल? चलो जो भी है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी वाले का 2.0 के अंतर्गत किया गया है। ई सांख्यिकी पोर्टल 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया हैं। ये रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया? सांख्यिकी दिवस पर ई सांख्यिकी पोर्टल जो है https esankhiki.mospi.gov.in को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है वास्तविक समय में इनपुट प्रदान करने के लिए। तो ये वास्तविक समय में इनपुट लेंगे कौन? अरविंद पनगड़िया। किससे? ई सांख्यिकी पोर्टल से। अरविंद पनगड़िया जो है 16वें वित्त आयोग के प्रमुख है। 16वें। भवन पंचायत NDEM जियो पोर्टल का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भवन पंचायत पोर्टल संस्करण 4.0 और राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंध डाटाबेस NDEM संस्करण 5.0 लॉन्च किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया है। तो भवन पंचायत और NDEM पोर्टल किसके द्वारा किया गया है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा किया गया है। और ये आपातकालीन प्रबंध डेटाबेस और भवन पंचायत ने लॉन्च किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 2 पहलों का अनावरण किया गया है। 3 पहलों का अनावरण किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। कौन कौन सी है भाई? आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए वर्चुअल राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक NQAS का मूल्यांकन किया गया है।
मानक मूल्यांकन, ये एक क्या कहते हैं, पहल का अनावरण किया गया है। दूसरी पहल क्या है भाई, भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुपालन की निगरानी के लिए डैशबोर्ड बनाया है। खाद्य विक्रेताओं के लिए स्पॉट फूड लाइसेंस का पंजीकरण पहल, ये सब पहलें जो है चालू करी हैं इसने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, हेल्थ नहीं, हाँ हेल्थ, ये हेल्थ एवं परिवार कल्याण वाली जो है उसने। जो बहुत फालतू लगते हैं वैसे, पूछ भी लेते हैं कभी नहीं। चलो एक बार और रीड कर लेते हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के लिए वर्चुअल राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक मूल्यांकन, भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन के लिए निगरानी के लिए डैशबोर्ड, खाद्य विक्रेताओं के लिए स्पॉट फूड लाइसेंस पंजीकरण। चलिए अब बैंकिंग वाला टॉपिक आ गया, इसमें पढ़ते हैं। नागपुर मेट्रो रेल कॉरिडोर हेतु $200 मिलियन का ऋण, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने नागपुर मेट्रो रेल कॉरिडोर के विस्तार के लिए $200 मिलियन का ऋण को मंजूरी दे दी है। तो भारत जो है लोन ले रहा है मेट्रो बनाने के लिए, बड़ा करने के लिए मेट्रो के, कहाँ वाले मेट्रो के लिए, नागपुर के लिए। कितने मिलियन डॉलर, $200 मिलियन। इंडसइंड बैंक का रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम चालू हुआ है। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। देश भर में 50 प्रतिभाशाली महिला कुश्ती एथलीटों को सशक्त बनाएगा। कौन सी बैंक बनाएगी सशक्त, इंडसइंड बैंक। रेसलिंग के, महिला रेसलिंग के लिए सशक्त बनाएगी कौन सी बैंक, इंडसइंड बैंक, रेसल फॉर ग्लोरी का कार्यक्रम के तहत, ठीक है। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत रेसल फॉर ग्लोरी चालू किया है इंडसइंड बैंक ने। 50 कुश्ती एथलीटों को सशक्त बनाएंगे। 4 बैंकों ने सरकार को 6,481 करोड़ रुपए का लाभांश सौंपा। तो भारत सरकार को 6,481 करोड़ रुपए बैंकों से मिल गए। किस चीज़ के, लाभांश के। केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इन्होंने इन बैंकों ने भारत सरकार को 6,481 करोड़ रुपए का लाभांश चेक सौंपा। कौन कौन से बैंक ने दिया है, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, ठीक है। इन बैंकों ने भारत सरकार को 6,481 करोड़ रुपए का लाभांश सौंप दिया। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी ऑयल एंड गैस भारत का ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है ये। तो ये तेल और गैस क्षेत्र में केंद्रित भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, जो कि ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी ऑयल एंड गैस का है, ठीक है जी। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड और ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी ऑयल एंड गैस ETF। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी ऑयल एंड गैस ETF लॉन्च किया। तेल क्षेत्र में भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, 15 स्टॉक इसमें शामिल है। अगला है SBI ने MSME सहज लॉन्च किया है। नए वेब आधारित समाधान के साथ MSME 1 लाख रुपए के GST पंजीकृत बिक्री चालान के बदले ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इस उत्पाद का उद्देश्य GST व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले MSME इकाइयों को कार्यशील पूंजी की जरूरत के लिए तत्काल अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराना है। बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के 15 मिनट के भीतर, 15 मिनट तक सांस रोक सकते हैं। ऋण आवेदन, दस्तावेजीकरण और स्वीकृत ऋण के वितरण के लिए संपूर्ण समाधान प्रदान करेगा। मशीन लर्निंग मॉडल पर यह आधारित है। कुल मिला के बात क्या है, बात यह है कि SBI MSME वालों को ऋण दे देगी 15 मिनट के अंदर, जो 1 लाख रुपए तक का GST चालान जो है वो उसके बदले में 1 लाख का GST चालान हमें दो और ऋण तुम ले लो। ऐसा करेंगे ये MSME वालों को ऑनलाइन 15 मिनट के अंदर लोन दे देंगे। चलिए आगे, उद्योग एवं व्यवसाय। H-125 हेलीकॉप्टर की अंतिम असेंबली लाइन हेतु समझौता टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL H-125 फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए एयरबस के साथ में समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो H-125 फाइनल ये हेलीकॉप्टर की जो असेंबली लाइन है, ये कौन बना रहा है भाई, टाटा की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL प्लस एयरबस हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। एयरबस बना रही है
टाटा के साथ मिलके हेलीकॉप्टर H-125। पहले मेड इन इंडिया H-125 की डिलीवरी 2026 में शुरू होने की उम्मीद है। H-125 विश्व का सबसे ज़्यादा बिकने वाला सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है और माउंट एवरेस्ट पर उतरने वाला एकमात्र हेलीकॉप्टर है। सोचो, इसे THSL और एयरबस मिलकर बनाएंगे। H-125 हेलीकॉप्टर का नाम है, मेरे सबसे इम्पोर्टेंट है। अगला, हाइड्रोजन ई मोबिलिटी हेतु नौसेना एवं IOCL के मध्य समझौता। इस MOU के तहत IOCL द्वारा भारतीय नौसेना को अत्याधुनिक ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सौंपी जाएगी। तो ये नौसेना को एक बस मिलेगी जो कि हाइड्रोजन पर चलती है। कौन देगा? IOCL देगी। ठीक है, भारतीय नौसेना को अत्याधुनिक बस कौन देगा? IOCL देगी, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन पर चलती है। कोटा में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित किया जाएगा। मेरे हिसाब से बहुत भयंकर इम्पोर्टेंट है। कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। तो ये पूछ सकते हैं कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ बनाएंगे? तो बनाएंगे कोटा में। हमेशा एयरपोर्ट के सवाल PCS में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी नया अब आ गया, इनको मिल गया है। अब ये कोटा में रोज़ रोज़ एयरपोर्ट बनवाते रहेंगे और करंट अफेयर में पूछते रहेंगे। ठीक है जी। आगे, इरेडा भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है ये। इरेडा नेपाल में 900 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं में निवेश करेगी। और 900 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना नेपाल में होगी। इरेडा उसमें विकसित करवा रही है। इरेडा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी की है इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इरेडा है रिन्यूएबल एनर्जी वाली, ये याद रखना बस। विश्व की पहली CNG मोटरसाइकिल का नाम है फ्रीडम 125। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के पुणे में बजाज ऑटो ने ये फ्रीडम 125 किसकी? बजाज की। हमारा बजाज ने विश्व की पहली CNG चालित मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 लॉन्च की है। ये दुनिया की सबसे पहली CNG चालित मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल पेट्रोल या CNG से चल सकती है, जिसे स्विच का उपयोग करके आसानी से चालू किया जा सकता है। तो ये पेट्रोल और CNG दोनों से चलती है। इसका नाम है फ्रीडम 125। किसने बनाई है? बजाज ऑटो ने बनाई है। कहाँ पर लॉन्च की गई? महाराष्ट्र के पुणे में लॉन्च की गई। यहाँ पे ये सब खत्म हो गए। अब हम सार संक्षेप में आ जाते हैं और फटाफट इस मैगजीन को खत्म करते हैं। सार संक्षेप। अभिनव बिंद्रा चर्चित व्यक्तित्व है। अभिनव बिंद्रा ये IOC द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से इन्हें सम्मानित कर दिया गया है। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए थे। इंडिया के पहले इंडिविजुअल गोल्ड मेडल लाने वाले व्यक्ति थे ये। इन्होंने 2008 में बीजिंग में गोल्ड मेडल जीता था और ओलंपिक ऑर्डर से उनको सम्मानित कर दिया गया है, ओलंपिक ऑर्डर से। जेम्स एंडरसन टेस्ट इतिहास में सबसे सफल तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन, जो कि इंग्लैंड के, उन्होंने संन्यास ले लिया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। तो अभी संन्यास हाल ही में किस क्रिकेटर ने संन्यास ले लिया है? उसका नाम है जेम्स एंडरसन, जो कि इंग्लैंड के हैं। मिस्टर एंडरसन, आपने संन्यास ले लिया। पुसरला वेंकट सिंधु, PV सिंधु है इनका पूरा नाम। पुसरला वेंकट सिंधु इनका नाम, PV सिंधु भारत की महिला ध्वजवाहक होंगी। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है ये। और 2016 में ओलंपिक में रजत पदक जीता था और 2020 में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और ध्वजवाहक बन गई थी ये PV सिंधु। नीता अंबानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बन गई है। बहुत बड़ी खिलाड़ी है ये। अंबानी जो है हमारी नीता अंबानी, वो राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बन गई है। गौतम गंभीर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बन गए हैं। गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बना दिया गया है। तो क्रिकेट का मुख्य कोच कौन है भाई? गौतम गंभीर है। पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल जो है वो T20 विश्व कप के बाद समाप्त हो गया था। तो राहुल द्रविड़ हट गए और गौतम गंभीर को कोच बना दिया गया है। चलिए अब आगे आ जाते हैं हम लोग। आगे ही रहना है हमको हमेशा।
बी एन गंगाधर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बी एन गंगाधर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बी एन गंगाधर ही चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष है। रवि अग्रवाल सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बन गए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के हेड कौन बन गए हैं? रवि अग्रवाल। तो देखो टैक्स लेने वाले को किसे बैठा दिया? अग्रवाल जी को बैठा दिया। निधन किसका हो गया है? फादर फ्रांसिस डी ब्रेटो का निधन हो गया। लेखक एवं पर्यावरणविद कैथोलिक पादरी फादर फ्रांसिस डी ब्रेटो का महाराष्ट्र के वसई में निधन हो गया। तो कहाँ मरे हैं ये? महाराष्ट्र के वसई में मरे हैं फादर फ्रांसिस डी ब्रेटो। सीटी कुरियन पूर्व अर्थशास्त्री सीटी कुरियन का निधन हो गया। राम बक्सानी भारतीय व्यवसायी संयुक्त अरब अमीरात में निधन हो गया। राम बक्सानी का यूएई में निधन हो गया। राम बक्सानी का यूएई में निधन हो गया। पुरस्कार और सम्मान आ गए। प्रधानमंत्री मोदी को रूस का सर्वोच्च पुरस्कार मिल गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोदी जी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल से सम्मानित किया गया, जो रूस का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। प्रधानमंत्री मोदी इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता हैं। रोशनी नादर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दे दिया गया है। HCL टेक की अध्यक्ष रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस ने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवलियर लाडिजन डी होनूर से सम्मानित किया है। तो फ्रांस का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो किसे मिला है? रोशनी नादर को मिला है, जो HCL की हेड है। HCL की हेड रोशनी नादर को मिल गया है फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार, जिसका नाम है शेवलियर डी ला लीजन डी होनूर। नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा 1802 में ये लीजन डी होनूर वाला ये पुरस्कार स्थापित किया गया था। फ्रांस के लिए उत्कृष्ट सेवा के लिए फ्रांसीसी गणराज्य द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, चाहे प्राप्तकर्ता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो। अगला है सीधे युद्धाभ्यास पे जाते हैं। नॉर्मंडी एलिफेंट युद्धाभ्यास किसका है? मंगोलिया का है। भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। और ये कहाँ पे किया गया आयोजन इसका? मेघालय के उमरोई में किया गया। तो नॉर्मंडी एलिफेंट कहाँ पर हुआ है? मेघालय में हुआ है, उमरोई में। मेघालय के उमरोई में कौन सा हुआ है? नॉर्मंडी एलिफेंट। किसके साथ होता है? मंगोलिया के साथ होता है। चलिए आगे का पढ़ते हैं। अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड के साथ में होता है। मैत्री अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और थाईलैंड। मैत्री अभ्यास यार, एक मैत्री तो मैंने यही पढ़ा है कि श्रीलंका के साथ भी होता है। तो भारत और थाईलैंड के साथ मैत्री 2024 हुआ। यह अभ्यास थाईलैंड के टाक प्रांत में आयोजित किया गया। मतलब थाईलैंड में ये आयोजित किया गया है अभ्यास में। ओके, चलो किताबों के नाम याद करते हैं। वेंकैया नायडू सेवा में जीवन, ये एस नागेश कुमार ने लिखी है। वेंकैया नायडू के जीवन के बारे में किताब लिखी गई है एस नागेश कुमार के द्वारा। वेंकैया नायडू सेवा में जीवन, एस नागेश कुमार। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ये लिखी है डॉक्टर बाल सुब्रमण्यम ने। पावर विद इन बुक लिखी है डॉक्टर बाल सुब्रमण्यम ने। चलिए आगे महत्वपूर्ण दिवस याद करते हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंट दिवस है। तो CA वालों का जो डे है वो कौन सा डे है? 1 जुलाई है CA वालों का डे। CA वालों का डे है, चार्टर्ड अकाउंटों का 1 जुलाई को GST डे भी है। तो देखो GST हो गया, CA हो गया, आसानी से याद हो जाएगा। अगला है 3 जुलाई को राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस। प्लास्टिक बैग से 3 जुलाई में हट जाएंगे हम लोग। अगला क्या है? 6 जुलाई को सहकारिता दिवस है। तो मराठी में 6 को सहा बोलते हैं, तो सहकारिता में इसको 6 जुलाई में मनाया जाएगा। सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर रही है। सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर रही है, ये इसकी थीम है। 6 जुलाई को सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। 11 जुलाई 2024 को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। किसी को पीछे न छोड़ना, सभी की गिनती करना। विश्व जनसंख्या दिवस कब है? 11 जुलाई। भयंकर इम्पोर्टेंट है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस है। किसी को पीछे नहीं छोड़ना, सभी की गिनती करना।
11 जुलाई 2024, 11 जुलाई 2024 विश्व जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई 2024 विश्व जनसंख्या दिवस। 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई को, 22 जुलाई को मैंगो डे, 22 जुलाई को मस्तिष्क दिवस भी है। आम और मस्तिष्क दोनों दिवस है 22 जुलाई को। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस है। मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 25 साल हो गए कारगिल विजय को हुए। तो 26 जुलाई को 25 साल हो जाएंगी कारगिल विजय दिवस की। 26 जुलाई को 25 साल हो गई हैं कारगिल विजय दिवस की। 28 जुलाई को हेपेटाइटिस डे है। ओके, ये सारे डे खत्म हो गए। अब हम चर्चित स्थलों पर आ जाते हैं। अगला है करतारपुर कॉरिडोर। हाल ही में पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर 0 लाइन पर लंबे समय से प्रतीक्षित 420 मीटर लंबा पुल पूरा कर लिया है। 420 मीटर लंबा पुल पूरा कर लिया पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर में। करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहिब को भारत के पंजाब राज्य के गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक मंदिर से जोड़ता है, जो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का अंतिम विश्राम स्थल है। अगला क्या है? लाओस। लाओस एक देश है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। हाल ही में लाओस में साइबर स्कैमिंग केंद्रों में फंसे 13 भारतीयों को बचाया गया। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलरुद्ध देश है। प्रमुख नदियाँ कौन सी है? मेकांग नदी है और लाओस की राजधानी भी इसी नदी पर स्थित है। ओके, तो स्थलरुद्ध लाओस। यहाँ पर साइबर स्कैमिंग केंद्रों में 13 भारतीयों को बचाया गया। अगला है अर्जेंटीना। जुलाई 2024 में अर्जेंटीना ने इजराइल के प्रति समर्थन जताते हुए हमास को आतंकवादी समूह घोषित कर दिया है। तो बताओ कहाँ अर्जेंटीना, कहाँ इजराइल, और ये अर्जेंटीना वाले हमास को आतंकी समूह घोषित कर दिया। दक्षिण अमेरिका के देश अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ पर है? ब्यूनस आयर्स है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है, तो ब्यूनस आयर्स है। यहाँ पर उपजाऊ घास का नाम पंपास है। प्रमुख नदियाँ कौन सी है? पराना, पैराग्वे, उरुग्वे, और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अकांकागुआ। अकांकागुआ यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है अर्जेंटीना की। चलिए अब खेलों पे आ जाते हैं। श्रीलंका ने पहला महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया। तो एशिया कप का खिताब जीत लिया, भारत को हरा के जीता है। ठीक है। क्रिकेट में श्रीलंका ने एशिया कप जीत लिया महिलाओं वाला और इंडिया को हरा दिया। प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड आईसीसी ने जसप्रीत बुमराह और सलामी बल्लेबाज स्मृति मंदाना को जून 2024 के लिए पुरुष और महिला क्रिकेट प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित कर दिया। किसको? बुमराह को और स्मृति मंदाना को। बैडमिंटन सेंट डेनिस रीयूनियन ओपन 2024। सेंट डेनिस रीयूनियन ओपन 2024 भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने तीसरे BWF सेंट डेनिस रीयूनियन ओपन 2024 में पुरुष और महिला दोनों एकल खिताब जीत लिया है। सेंट डेनिस रीयूनियन ओपन 2024 बैडमिंटन खिलाड़ियों ने BWF सेंट डेनिस रीयूनियन ओपन 2024 में पुरुष महिला दोनों खिताब जीत लिया है। पुरुष एकल थारुन मन्नेपल्ली ने जीता है और महिला एकल तस्मीन मीर ने जीता है। पुरुष एकल थारुन मन्नेपल्ली ने और महिला एकल तस्मीन मीर ने जीता है। टेनिस यूकी भांबरी ने स्विस ओपन पुरुष युगल खिताब जीता है। टेनिस में यूकी भांबरी और अल्बानो ओलिवेटी ने स्विस ओपन गस्टार्ड 2024 युगल खिताब जीत लिया है। तो भारतीय टेनिस खिलाड़ी आ गया है उसमें युगल वाले में यूकी भांबरी और उसका दोस्त है अल्बानो ओलिवेटी। उन्होंने स्विस ओपन जीत लिया। विंबलडन चैंपियनशिप तो कार्लोस अल्कराज जीत ही रहा है। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने चेक गणराज्य के बारबोरा को
नहीं, स्पेन की कार्लोस अल्कराज और चेक गणराज्य के बारबोरा क्रेजिकोवा, ये इनका दोस्त है। इन्होंने विंबलडन टेनिस चैंपियन जीत लिया है पुरुषों महिलाओं ने मिलकर। यह कार्लोस अल्कराज का लगातार दूसरा विंबलडन एकल खिताब और बारबोरा क्रेजिकोवा का पहला विंबलडन एकल खिताब है। अच्छा, ये नहीं, ये साथ साथ नहीं है, अलग अलग जीता है भाई इन्होंने। तो कार्लोस अल्कराज ने अकेले अकेले जीता है नोवाक जोकोविच को हराकर, और महिला एकल बारबरा क्रेजिकोवा ने जो चेक गणराज्य की हैं, इन्होंने जैस्मिन को हराकर जीत लिया। कुल मिला के क्या है, ये सवाल आएगा, देखो क्या सवाल आएगा। ये आएगा कि भाई विंबलडन में किसने जीता, तो एक तो कार्लोस अल्कराज ने जीता। फिर पूछेंगे कि इसने किसे हराया, नोवाक जोकोविच को हराया। फिर ये पूछेंगे कार्लोस अल्कराज किस देश का है, तो ये स्पेन का है कार्लोस अल्कराज। और महिला वाला किसने जीता, तो इसने बारबरोजा क्रेजिकोवा ने जीत लिया है। ये कहाँ की है, चेक गणराज्य के। किसको हराया, जैस्मिन को हराया। बस यही पूछेंगे। कार्लोस अल्कराज लगातार दूसरा विंबलडन में एकल खिताब और बारबरोजा क्रेजिकोवा ने पहला विंबलडन एकल खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन के बाद कैलेंडर वर्ष में तीसरा ग्रैंड स्लैम इवेंट है। सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन ओपन होता है। ये प्राकृतिक घास पे खिलाया जाता है, हरे कलर की घास होती है इसकी। रेसिंग पे आ जाते हैं, ठीक है। कुश मैनी ने अपनी पहली फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीती। भारत के कुश मैनी ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में अपनी पहली फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीती है। फार्मूला 2 जीती है कुश मैनी ने। एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप, एशियाई डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत के अभय सिंह ने पुरुष युगल और मिश्रित युगल दोनों को खिताब जीत लिया है। तो स्क्वैश डबल्स वाले में भारत का अभय सिंह जो है युगल और मिश्रित दोनों में जीत गया है। पुरुष युगल में अभय एवं वेलावन सेंथिल कुमार की जोड़ी ने फाइनल में मलेशिया के ओंग साई हंग और सियाफिल कमाल को हराकर जीत लिया। और मिश्रित युगल वाले में अभय और जोशना चिनप्पा ने हांगकांग की जोड़ी टोंग सज विंग और तांग विंग हांग को हरा दिया। कुल मिला के अभय सिंह जीत गया, बात खत्म हो गई, 2 जीत लिया इसने। मलेशिया में ये आयोजित की जाती है एशियाई स्क्वैश डबल चैंपियनशिप। तो एशियाई जो स्क्वैश है उसमें कौन जीतता है, अभय सिंह जीतता है, बस बाकी गए भाग। चलो फिर से। कार्लोस अल्कराज ने चेक गणराज्य, कार्लोस अल्कराज ने जो कि स्पेन के हैं, और चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा जो भी है, उन्होंने फ्रेंच विंबलडन पर जीत लिया। और किस किस को हराया, नोवाक जोकोविच को हराया और जैस्मिन पालियानो को हराया। रेसिंग में कुश मैनी ने फार्मूला 2 रेस जीत ली। एशियाई स्क्वैश जो है रेसिंग जीतता है। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जो है, इसमें भारत के शौर्य बाबा ने टेक्सास के ह्यूस्टन में विश्व जूनियर वाला जीत लिया। बाबा है ना, वो छोटा बाबा। चलिए, ये सब खत्म हो गए। अब आते हैं वन लाइनर समसामयिकी पर। अब मैं सोच रहा हूँ कि वन लाइनर समसामयिकी जो है वो अगले वीडियो में डालते हैं, ठीक है, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। चलिए इसे ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।